नमस्कार आप सभी को। नमस्कार दिनेश शर्मा भाई, नमस्कार रविकांत भाई, नमस्कार संदीप दलाल भाई, नमस्कार सुषमा बहन, नमस्कार पंकज भाई, नमस्कार सोनू भाई, नमस्कार अजय शरण भाई, नमस्कार सूरत सारण भाई, अतुल राज शर्मा नमस्कार भाई, परवीन छोकर नमस्कार भाई, अबरार अहमद भाई नमस्कार, कमल सिंह भाई नमस्कार, संदीप दलाल भाई नमस्कार, पवन भाई नमस्कार, बिश्नोई पंकज राम राम जी नमस्कार भाई। ये ईयरफोन्स क्यों लगा रखे हैं मैम? ताकि आप लोगों को अच्छे से आवाज़ आए। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे किसी ने कहा था कि ईयरफोन्स लगा के आप बनाया कीजिए वीडियोस। आवाज़ कोनी आंदी, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? मुझे बताएं आवाज़ आ रही है क्या? नमस्कार संदीप शोरान भाई, नवदीप नैन भाई, मोहन माचरा भाई, रवि गुलिया भाई, सुनील दत्त अलाहर भाई, मनदीप सिंह भाई, विजय सरोत भाई, रजत ढाका भाई थैंक यू वेरी मच, कमल सिंह भाई थैंक यू वेरी मच। मुझे बताओ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? सुप्रिया शर्मा बहन जी नमस्कार, रविंद्र भाटिया भाई नमस्कार, सतीश मोर आवाज़ को नहीं आंदी बोल रहे हैं सतीश मोर बार बार, तो आप मुझे बताएं कि आवाज़ आ रही है क्या? संदीप शोरान भाई नमस्कार, सुनील मोर नमस्कार भाई, नरेन मलिक नमस्कार, सतीश कुमार नमस्कार, नवीन काली रमना भाई आ रही है आवाज़, थैंक यू वेरी मच भाई। दीपक मीना भाई नमस्कार, कमल कश्यप थैंक यू ब्रदर, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। आज का मुद्दा हम स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल से। मोर भाई आपकी फ़ोन में शायद कुछ दिक्कत है तो आप उसे चेक कर लीजिए। आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है और ये ना थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा मुद्दा है, तो इसके अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करती हुई चलूँगी, ठीक। और बाद में मैं आपके क्वेश्चंस भी आंसर करूँगी। एक दिन हम स्पेशली ना क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, क्योंकि मेरे ना ईमेल बॉक्स पूरा पूरा भर जाता है तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, वहाँ पे बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज हम पुलिस भर्ती की बात करेंगे, जो एडवर्टीज़मेंट नंबर 3/2018 में निकली थी। ये मेरी राम राम नमस्ते सबको है। 3/2018 में निकली थी। 5000 कांस्टेबल की पोस्ट थी, 401 एसआई की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी, मेल फीमेल सब है इसके अंदर। इसमें हम पहला इशू सोशियो इकोनॉमिक अंक मिलने चाहिए या नहीं, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात, इसके ऊपर मैं अंत में बात करूंगी, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं कि जब गजट नोटिफिकेशन निकाला हरियाणा सरकार ने, तो उसमें मेंशन किया सोशियो इकोनॉमिक के तहत 5 से 10 अंक दिए जाएंगे। किन किन को उसमें हेडिंग्स बना दी गई? जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी है या कभी रही है, जिसके पिता की मतलब और फादरलेस है, पिता की मृत्यु 42 साल की उम्र तक हो चुकी है या 15 साल का बच्चा नहीं हुआ था तब तक, विधवा हैं जो, या डीएनटीज हैं, और एक्सपीरियंस के 8 अंक। ये अंक सोशो इकोनॉमिक के तहत दिए जाते रहे हैं और अब तक भी दिए जा रहे हैं। तो गड़बड़ कहाँ हुई? अब ये बच्चे कोर्ट क्यों गए? ये पूरा मामला क्या है, हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। उस समय ग्रुप डी की वैकेंसी निकली और साथ में पुलिस की वैकेंसी निकली, ठीक। ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आ गया, दोनों की एडवर्टीजमेंट मिलती जुलती सी थी, क्योंकि उसमें सोशियो इकोनॉमिक के जो अंक थे एडवर्टीजमेंट में, वहां फादरलेस की जगह ऑर्फन मेंशन्ड था। ऑर्फन क्या होते हैं? ऑर्फन वे बच्चे होते हैं जिनके माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो। अनाथ, अनाथ एडवर्टीजमेंट में मेंशन्ड था, लेकिन ऑर्फन के नीचे डेफिनेशन दी हुई थी फादरलेस की, कि जिसके जो पिता विहीन है, जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, माता विधवा है। तो ऑर्फन के नीचे डेफिनेशन वो लिख रखी थी एडवर्टीजमेंट में, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए।
ग्रुप डी का रिजल्ट आया तो ग्रुप डी के रिजल्ट में 650 से 700 कैंडिडेट्स फादरलेस लग गए, जो पिता विहीन थे वे लग गए। एडवर्टीजमेंट में ऑर्फन भी मेंशन्ड है, नीचे उसकी डेफिनेशन वो मेंशन्ड है, पिता विहीन। अब यहाँ पे जब इन्होंने बच्चों ने पुलिस का एग्जाम दिया तो पुलिस के एग्जाम में इनको कहा गया कि भाई हम केवल अनाथ जो बच्चे हैं उनको 5 अंक दे रहे हैं, पिता विहीन वाले बच्चों को नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो वहां पे क्या हुआ, इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अब इन बच्चों ने सबूत जुटाने शुरू किए, सोशल मीडिया पे ये बोलने लगे, ट्विटर पे ये टैग करने लगे, फेसबुक पे ये बोलने लगे, इकट्ठे ये होने लगे, ग्रुप्स बनाने लगे कि भैया ग्रुप डी में भी तो तुमने फादरलेस वालों को नंबर दे रखे हैं, तो हरियाणा पुलिस में क्यों नहीं दिए? हरियाणा पुलिस में मिलने चाहिए, जबकि दोनों की एडवर्टीजमेंट सेम है। तो गलती किसकी है? अभ्यर्थियों की गलती तो है नहीं, गलती तो है कमीशन की है, गलती सरकार की है, गलती रेक्टिफाई करें। लेकिन इन्हें अंक नहीं दिए गए। तब अब इनके पास क्या रास्ता बचता था? सीएम साहब से मिलने का, सीएम साहब से गुहार लगाने का। तो ये हिसार रैली में गए सीएम साहब की, लाडवा रैली में गए सीएम साहब की। वहां सीएम साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मानी अपनी गलती। उन्होंने कहा कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने फॉर्म में ऑर्फन लिख दिया, मैं ये गलती मानता हूं और आगे से हम लोग इसे रेक्टिफाई कर देंगे, फादरलेस लेंगे। तो जब आप गलती मान रहे हैं तो अब से रेक्टिफाई क्यों नहीं? इसी समय से रेक्टिफाई क्यों नहीं? जब आपने गलती मान ली कि आपसे गलती हुई है तो अब से क्यों नहीं? और ऊपर से उन्होंने कहा कि ग्रुप डी में तो हमने ऐसे किसी बच्चे को अंक नहीं दिए। लेकिन भला हो राजेंद्र सिंह जी का, जो इंदौर से हैं, उन्होंने फिर इन बच्चों को इकट्ठा किया और सबूत जुटाने लगे। और जब ये सबूत जुटाने पे आए तो 650 से 700 कैंडिडेट्स ऐसे मिले जिन्हें ग्रुप डी में ये अंक मिले हुए हैं, बिल्कुल बकायदा नाम से, बकायदा उनके एड्रेसेस, बकायदा उनके फ़ोन नंबर, सब कुछ वो डिस्प्ले कर चुके हैं, सब कुछ वो डाल रहे हैं, एक्सेल शीट्स बना चुके हैं। फिर इन्होंने केस किया सबने मिलके। अब एक ही रास्ता बचता है, जब सीएम साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, एचएसएससी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी नेता मंत्री कोई साथ नहीं दे रहा है, ये बच्चे 21 दिन तक वहाँ पंचकुला धरना ग्राउंड पे बैठे रहे, बारिशों के दिन थे, 21 दिन तक इनका टेंट टपक रहा है, नीचे पानी इकट्ठा हो चुका है। फिर भाजपा की तरफ से, जो मौजूदा सरकार है उनकी तरफ से एक नुमाइंदा आता है, वो फोटो खिंचवाता है, इन्हें जूस पिलाता है, इन्हें कहता है आप धरना तोड़ो, हम आपकी ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता, आश्वासन ही मिलकर रह जाता है। तो ये लोग जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट में जाते हैं इकट्ठे होके और कोर्ट में बढ़िया से केस लड़ते हैं, क्योंकि क्लब हो गए ना बहुत सारे मैटर्स। और ये केवल सोशो इकोनॉमिक के अंक नहीं थे, यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंक नहीं दिए गए 4-4, यहाँ पे एनसीसी के अंक नहीं दिए गए, ऐसे सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। ठीक, तो तब ये गए कोर्ट में और कोर्ट ने मजबूर किया एचएसएससी को कि अब आप डिस्प्ले करो सबका रिजल्ट आप सोशो इकोनॉमिक के अंकों सहित, ग्रेजुएशन के अंकों सहित, एनसीसी के अंकों सहित, आपने किसको अंक दिए किसको नहीं दिए हैं, सब का सब आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। और उसके लिए एचएसएससी बचती रही। एचएसएससी कभी कह रही है कि हमारी इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है वेबसाइट की, हमारी वेबसाइट में हम इतना बड़ा रिजल्ट डाल नहीं सकते हैं, वो बड़ा लंबा चलता रहा। लेकिन इन बच्चों ने भी ठान रखी थी कि हमें लड़ना है, और ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि अब तक बड़े जी जान से लड़ रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। इन्होंने रिजल्ट निकलवाया और रिजल्ट में बहुत सारी त्रुटियां सामने आई। कम से कम 200 बच्चों के अंक फादरलेस वाले नहीं लगे हैं, 200 बच्चों के, छोटा आंकड़ा नहीं है ये। और तकरीबन 194 बच्चों के लगे हुए हैं, 133 अभ्यर्थियों को ये अंक मिले हुए हैं जो पिछले 22 से 24 महीने से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और 194 अभ्यर्थियों को ये अंक नहीं मिले। तो अगर मिलने चाहिए थे सबको मिलने चाहिए थे, और नहीं मिलने चाहिए थे तो किसी को भी नहीं मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पे ऐसा झोल क्यों करा आपने कि 133 लोगों को आपने ये दे दिए अंक, वो 2 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, 2 साल से सब कुछ, और 194 अभ्यर्थी बाहर बैठे हुए हैं। कितना बड़ा घोटाला है ये, 1-2 अभ्यर्थी की बात नहीं है, तकरीबन 200 अभ्यर्थियों की बात है ये। कोर्ट से केस जीत रहे हैं,
इशू हो रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स ऊपर से, लेकिन यहाँ इनसे रिजल्ट नहीं बन के दे रहा। रिजल्ट रिवाइज करना है, इन बच्चों को नौकरियां देनी है, वो दे नहीं पा रहे हैं। छीननी हो ना नौकरी, ऐसे छीन लेते हैं, एक को रिजेंडम डालते हैं, ऐसे छीन जाती है नौकरी। 194 बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, और इनके लिए कोर्ट तारीख पे तारीख आगे की देता चला जा रहा है। कोरोना काल है, बीच में नोडल ऑफिसर, मैं आती हूँ चलो उन सब चीज़ों के ऊपर। इसके बाद बीच में क्या हुआ, 22 जनवरी 2020 को माननीय हाई कोर्ट ने बड़े कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछे, बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे इनसे इन्होंने पूछा कि भाई तुम ये बताओ ऑर्फन का मतलब क्या होता है। उन्होंने पूछा ऑर्फन शब्द हटा के फादरलेस क्यों किया अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में, और क्या सोचकर इस फैसले पे पहुंचे हो, उसका एफिडेविट दो। दूसरा उन्होंने पूछा एडवर्टीजमेंट में क्या सोचकर ऑर्फन शब्द डाला गया, जबकि नीचे नोटिफिकेशन में तुम पिता की मृत्यु की डिटेल्स दे रहे हो और माता की मृत्यु की नहीं। तो तुम्हें यही नहीं पता कि अनाथ कौन होता है। अनाथ तुम ऊपर लिख रहे हो, नीचे पिता विहीन की डेफिनेशन दे रहे हो, माता विहीन क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद किस कारण से ऑर्फन शब्द डाला गया था पहले, वह ओरिजिनल एफिडेविट पेश करें। किन कारणों से उसे हटाया गया वो ओरिजिनल एफिडेविट पेश करें, और सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कौन कंपिटेंट अथॉरिटी थी ये करने वाली वो पेश करें। उसके बाद क्या ये ग्रुप डी में भी था। ये सब कुछ सवाल माननीय हाईकोर्ट ने पूछे। क्यों पूछे ये सवाल, क्योंकि इन बच्चों ने एकजुटता दिखाई और राजेंद्र जी ने इनके साथ इतना संघर्ष किया है ना इस चीज़ में, कि इन लोगों ने मजबूर कर दिया, इतने सबूत इकट्ठे कर लिए, इतना सब कुछ, इतने ब्रिलियंट तरीके से ये लोग लड़े हैं। तो हाई कोर्ट को भी ये चीज़ पूछनी पड़ी, इनका रिजल्ट, डिटेल्ड रिजल्ट देना पड़ा। अब मैं आपको बोलती हूँ, लड़ोगे तो ही मिलेगा, लड़े तो डिटेल्ड रिजल्ट मिला। किसका मिला, पुलिस भर्ती का। डिटेल्ड रिजल्ट जेई का क्यों नहीं डाला, क्लर्क का क्यों नहीं डाला, सबका डिटेल्ड डाल दो, सब कुछ डाल दो ना, कौन कहाँ, किसका बेटा, फादर का नाम, उनका एड्रेस, उनका क्या कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक के अंक, ग्रेजुएशन के अंक, एनसीसी के अंक, जितने भी अंक, रिटर्न में अंक, उनकी डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ डाल दो। पारदर्शिता है ना, तो पारदर्शिता करो। कमांडो गए थे लाडवा रैली में, इनको कहा गया, बड़ा बुरा कहा गया, इनको कहा कि इन्हें बाहर उठा के फेंक दो। और ये बच्चे महिलाओं के साथ भी गए हुए थे, इनकी माताएं भी थी इनके साथ, तो ऐसा बोला गया इनको कि इन्हें बाहर उठा के फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, अपना अधिकार मांगने के लिए आए हुए हैं। और जब ये बच्चे वहाँ इनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो इनको बोला जाता है रैलीज में कि सीएम आवास में आके मिलना, और सीएम आवास जाते हैं तो वहाँ खड़े रहते हैं, वहाँ इनको मिलने नहीं दिया जाता है। ना रैलियों में मिल सकते हैं, रैलियों में धक्के मार के निकाले जाते हैं, वहाँ आश्वासन दे दिए जाते हैं कि सीएम हाउस जाके मिल लेना। सीएम हाउस जाके खड़े होते हैं तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ धक्के मार के निकाल देते हैं। क्यों, कहाँ मिले हैं, प्रजातंत्र है ना ये, डिक्टेटरशिप नहीं है ना। प्रजा की बात ही नहीं सुनेंगे, कहाँ जाके बोले हैं। बच्चे कम है इनकी संख्या, 200 बच्चे हैं ये वाले। सिर्फ फादरलेस की बात कर रही हूँ, ग्रेजुएशन एनसीसी वाले तो रह ही रहे हैं। तो ये कहाँ जाएं, इतना बड़ा घोटाला है, 200 बच्चों के अंक नहीं लगाए, तो 200 बच्चे, किन 200 बच्चों के अंक लगा के उनको अंदर किया हुआ है, वो कौन से फ्रॉड बच्चे हैं जिनको अंदर किया हुआ है। इनकी जगह पे ये धक्के खा रहे हैं, सब कुछ है, हाई कोर्ट से ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें इनके फेवर में है, सब कुछ है, फिर भी ये ऑर्डर्स लागू नहीं हो पा रहे हैं। इतना हमारा लेट लतीफ़ी, इतनी रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही, इतना लेट सब कुछ निकालना होता है। आप एक लेटर पे सबको निकाल देते हो। आपने पीटीआई को ऐसे निकाल दिया, ड्राइंग टीचर्स को ऐसे निकाल दिया, पीजीटी संस्कृत ऐसे आपने रद्द कर दी, टीजीटी इंग्लिश ऐसे आपने रद्द कर दी, 1518 ग्रुप डी वाले आपने ऐसे निकाल दिए। तो लगाने के नाम पे इतने महीने क्यों, लगाने के नाम पे इतने साल क्यों, जहाँ सारे के सारे सबूत दे रहे हैं ये बच्चे, क्यों नहीं लग रहे हैं। ये इतना इनएफिशिएंट सिस्टम है हमारा, निकालने के नाम पे बहुत जल्दी, लगाने के नाम पे कुछ भी नहीं। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हम कितने बायस्ड हैं, हम जेंडर को देख के ना अंक देते हैं। फादरलेस के बच्चे हैं, मैं यहाँ सोशियो इकोनॉमिक में संशोधन की बात कर रही हूँ, फादरलेस हैं तो 5 अंक, मदरलेस को क्यों नहीं। बिना माँ का बच्चा बहुत बढ़िया पलता है, ब्रेड अर्नर क्या हमेशा फादर ही होता है, मदर नहीं होती। तो माता विहीन बच्चे को क्यों नहीं, पिता विहीन बच्चे को ही क्यों। दुख तो उसने बराबर के झेले होंगे, माँ के बिना वो भी पला है। 3/11/2020 को एक कोर्ट का ऑर्डर आता है,
कोर्ट के ऑर्डर में लिखा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स को अंक दिए हैं फादरलेस के और कुछ कैंडिडेट्स को नहीं दिए। तो एचएसएससी कहता है कि हमने एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया है जो इन सब दस्तावेज़ों की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है तो कितनों के साथ हुआ है, ये सब कुछ। तो वो नोडल ऑफिसर 3/11/2020 को इन्होंने कहा था हम अपॉइंट कर रहे हैं। आज क्या तारीख हो रही है? अब तक तो उन नोडल ऑफिसर ने अब तक कोई रिपोर्ट ही नहीं बना के जमा करी है हाई कोर्ट में। इतने तो उन्हें महीने हो गए हैं। कोरोना के कारण कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही। सितंबर की डेट लगी हुई है, उससे पहले अब अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगवा सकते। तो कितने फंस के खड़े हो गए हैं। सारे सबूत फेवर में हैं, हर एक चीज़ फेवर में है। नोडल ऑफिसर जो उन्होंने रखा है उसने अब तक रिपोर्ट नहीं जमा करवाई है। तो मिल क्या रहा है तारीख पे तारीख, और लग क्या रहा है यहाँ पे? अब लग पता क्या रहा है कि ये इन बच्चों को ना पुरानी एडवर्टीजमेंट में एडजस्ट नहीं करना चाहते। ये नई एडवर्टीजमेंट का नाम लेके ना इन बच्चों को एडजस्ट करना चाहते हैं कि नई एडवर्टीजमेंट और हमने इसको एडजस्ट कर लिया और हमने नए भर्ती कर दिए ये, जबकि ये पुराने होने चाहिए थे। और कौन 200 लोग हैं जो गलत लगे हुए हैं? वो कैसे लग गए? उनका क्या होगा? उनके अंकों का क्या? वो तो कम अंकों में लगे हुए हैं, उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए था। फिर अप्रैल 8, 2021 को आता है रिजल्ट विल बी रिवाइज्ड एंड पिटिशनर्स विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ एडिशनल मार्क्स। अप्रैल 8, 2021 को आता है रिजल्ट विल बी रिवाइज्ड। क्यों नहीं रिवाइज हुआ अब तक रिजल्ट? जून चल रहा है अब तो, आपसे रिजल्ट ही ना रिवाइज हुआ। क्या बात? वो पुराने ढर्रे पे हम लोग चल रहे हैं, पेन कॉपी में लेके हम लोग नंबर लिखते हैं, या हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में उनके मार्क्स ऑलरेडी नहीं है कि 194 बच्चे ढूंढ के नोडल ऑफिसर ने 194 का अभी तक पता नहीं लगाया होगा कि किस बच्चे को कौन बच्चा जायज़ मांग रहा है, कौन नाजायज़ मांग रहा है। 194 कितने होते हैं? कितने दिन का काम है? एक दिन का काम नहीं है। अगर सारा स्टाफ 2 बंदे भी एक साथ लग जाएं तो पूरे दिन का काम नहीं है। दस्तावेजों की जांच करो, डीवी के लिए बुलाओ, फटाफट चेक करो और उसमें से फटाफट एक एक्सेल शीट बना के हो जाए काम। काम करने की मंशा होनी चाहिए, मंशा बहुत ज़रूरी है। दूसरा, काम करना आना चाहिए, एफिशिएंसी। काम ही ना करना आता हो, क्या पता, राइट। तो इन बच्चों का जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। 200 बच्चों का सवाल है ये। तो 200 बच्चे इकट्ठे होके एक साथ आ गए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होके लड़ने लगे। कितनी ही ऐसी वैकेंसीज होंगी जहां अकेले पड़ जाते होंगे, इकट्ठे ना हो पाते होंगे, इकट्ठे अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते होंगे मिलके, और अपना नसीब मान के बैठ जाते होंगे कि छोड़ो चलो कोई बात नहीं, अगली भर्ती में देख लूँगा। लेकिन अगली भर्ती कब आएगी? इसकी मैक्सिमम एज तो 25 साल होती है ना मेरे ख्याल। 25 साल बाद मान लो किसने 24 साल की उम्र में दिया हो या 25 में ही दिया हो, उसके पास अगली बार बची नहीं बची ना। तो आपने तो एक तरीके से उनका सारा का सारा करियर, उनके सपने, सब कुछ ही उजाड़ दिए थे अगर ये इकट्ठे होके ना आते तो। और राजेंद्र जी और ये बच्चे कितना लिख रहे हैं ट्विटर पे, कितने बार बार लिखते हैं, पूरे दिन ये बैठे रहते हैं ट्विटर पे, पूरे दिन ये फेसबुक पे बैठे रहते हैं, पूरे दिन ये अपनी गुहार लगा रहे हैं, हर एक इंसान को बोल रहे हैं। इनके जब भी लाइव सेशंस होते हैं या कोई वो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, नीचे फादरलेस बच्चे कितना ज़्यादा लिखते हैं, क्या किसी को भी नहीं दिखता? कितनी बार बोले, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ इन बच्चों के लिए, मैं बोल रही हूँ इन बच्चों के लिए 1.5 साल से। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को। कमाल की बात है, हाई कोर्ट बोल चुका है, अब क्यों नहीं काम करेगी एचएसएससी? कितना टाइम लगेगा आपको इनका रिजल्ट बनाने में? आपने कौन सा नोडल अधिकारी लगाया है? जरा उसका नाम पब्लिक कीजिए प्लीज, हम भी देखें। इतनी इनएफिशिएंसी से कैसे काम हो रहा है? पुरानी भर्ती के हैं बच्चे, आपको पुरानी भर्ती में ही मैडम सर जो भी हैं लेने पड़ेंगे, नई भर्ती का नाम नहीं ले सकते आप। नई भर्ती में नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए, ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, इनका हक है, भीख नहीं मांग रहे, हक है। इनके नंबर आपने नहीं लगाए, गलती आपकी, इनएफिशिएंसी आपकी। आपने रिजल्ट बनाने वाले ऐसे बैठा रखे हैं जिनको रिजल्ट नहीं बनाना आता। यस, आपने एग्जामिनर ऐसे ढूंढ रखे हैं जिनको एग्जाम पेपर नहीं बनाना आता। आपने एग्जामिनर ऐसे ढूंढ रखे हैं जिनको ये जो आंसर की है वो नहीं बनानी आती। आपने रिजल्ट बनाने वाले ऐसे बैठा रखे हैं जिन्हें रिजल्ट नहीं बनाना आता।
और जब ये रिजल्ट में इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं ना, किसी को 5 नंबर नहीं दिए, किसी को 4 नंबर नहीं दिए, किसी को 10 नंबर नहीं दिए, तो ये रिजल्ट बनाने में ऐसी गलती भी कर सकते हैं, किसी को 5 नंबर दे दिए, किसी को 10 नंबर दे दिए, किसी को 4 नंबर दे दिए, जो इसके लायक नहीं होगा। और वो 5, 10, 4 जब देते हैं तो वो भ्रष्टाचार होता है, और ये 5, 10, 4 जब घटते हैं तो भी भ्रष्टाचार होता है। तो ये बच्चे तो इकट्ठे होके आ गए, और इन्हें मेरे ख्याल से इनका हक मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, और ये लड़ेंगे तो ये जीतेंगे, जीत ही चुके हैं ऑलरेडी। अब तो बस सब कुछ HSSC के ऊपर है कि वो कितने धीरे से कैसे काम करते हैं। मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि हम लोगों को तो लगातार आवाज़ उठानी है, हम लोगों को तो लगातार बोलना है भाई। पहले ही अपने पिता को खोने का दुख झेल रहे हैं, माताएं इनकी अकेली हैं, घर में सारी जिम्मेवारी इन लड़कों के ऊपर होगी, लड़कियों के ऊपर होगी। अपनी नौकरी पक्की मान के चल रहे थे, यहाँ 2 साल तक हो गए धक्के खाते हुए, किस किस के आगे बोल रहे हैं, केस जीतने के बाद भी बोल रहे हैं। कमाल की बात यह केस में ये आ गया किसको नौकरी मिलनी चाहिए तो भी बेचारे बोल रहे हैं। इससे बुरी और क्या दुर्गति होगी। अब मैं दोबारा एक चीज़ बोलूँगी कि सोशो इकोनॉमिक के अंक जो हैं वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। इस टाइम हरियाणा का सबसे बड़ा स्कैम ये अंक ही हैं। ये अंक किसको दिए जाते हैं, किसको नहीं दिए जाते हैं, कोई डिस्प्ले नहीं होता, कोई काम पारदर्शिता से नहीं है। पारदर्शिता का तो बस नाम है पारदर्शिता, बाकी पारदर्शिता कहीं नहीं है, ना रिजल्ट में, ना आंसर की बनाने में, ना कट ऑफ बताने में, ना कुछ। अगर आज HSSC रिजल्ट पूरा डिटेल्ड देने लग जाए विद कट ऑफ, विद जो सिलेक्टेड हैं उनके मार्क्स, जो नॉन सिलेक्टेड हैं उनके मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो मैं कहती हूँ 70% लिटिगेशंस खत्म हो जाएंगी। 70% लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें उनके अंक पता चल जाएंगे। किसी बच्चे को लगता है मेरे इतने अंक हैं, अरे मेरे तो कट ऑफ के बराबर है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ देख ले और लास्ट सिलेक्टेड की डेट ऑफ बर्थ देख ले, तो उसका तो वहीं पे केस खत्म, वो तो जाएगा ही नहीं हाई कोर्ट। आप तो खुद केसेस करवा रहे हो, खुद केसेस करवाते हो, उसके बाद समझ नहीं आती कैसे भाजपा के लोग बोलते हैं या जजपा के लोग बोलते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या है कि पारदर्शिता, भाई पारदर्शिता होता क्या है? पारदर्शिता की डेफिनेशन पहले सीख के आइए कि पारदर्शिता व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। ईमानदारी की डेफिनेशन पहले सीख के आइए कि ईमानदारी क्या होती है। सिर्फ शब्द पढ़ लिए, शब्द ही बोलने हैं। खैर, फादरलेस के साथ मदरलेस कैंडिडेट को भी मार्क्स मिलने चाहिए, विधवा को भी मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन 1 या 2 अंक, इससे ज्यादा नहीं, वो भी पूर्ण ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ। इसके बाद कोई अधिकार नहीं बनता कुछ भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आने के बाद ये अंक देने का। ये डबल रिजर्वेशन है। जब सारी जातियों को रिजर्वेशन मिल चुकी है, आप एक बात सोचो, या तो SC ले लो या सोशियो इकोनॉमिक ले लो, या तो OBC ले लो या सोशियो इकोनॉमिक ले लो, या तो EWSC ले लो या सोशियो इकोनॉमिक ले लो। मेरे तो ये ना समझ में आ रहा है 2-2 रिजर्वेशन कैसे ले रहे हैं। मेरिट कहाँ जाए फिर, मेरिट वाले बच्चे कहाँ जाएं। खैर, किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे लेते हैं। बाकी मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि हम सबको मिलके इन युवाओं के लिए, इन अभ्यर्थियों के लिए बार बार आवाज़ उठानी चाहिए, इनके मैसेजेस शेयर करने चाहिए, लाइक करने चाहिए। इनके लिए हम सब आवाज़ उठाएंगे तो आई एम श्योर जल्दी ही रिज़ल्ट भी इनका आएगा। जीत तो ये चुके हैं, बस HSSC की वो क्या बोलूँ मैं, लेट लतीफ़ी के कारण देर होती चली जा रही है, तो वो नहीं कर सकते हम लोग। हम इनका साथ देंगे, उसको वो करेंगे ना, एम्पलीफाई करेंगे इनके मैसेज को। तो जितना एम्पलीफाई करेंगे, हम एक्सपैंड करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज़्यादा अच्छी बात है। मोहित रोहिला भाई बोल रहे हैं एज रिलैक्सेशन 2016 कमांडो। ये कल बच्चे एक ग्रुप गया था, ये मेरे संपर्क में भी हैं, एक वो दे के आए थे ज्ञापन HSSC चेयरमैन साहब को। और मैं अब लाइव के माध्यम से इन्हें बोलना चाहूँगी कि विभाग के पास और चले जाएं आप लोग, ये अपनी एप्लीकेशन लेके। और आपको यहाँ पे ये नहीं कहना है कि 2016 वालों को दे दो, चलो आप बोल सकते हो अपने लिए, लेकिन अगर 2016 वालों को मिलेगा एज रिलैक्सेशन तो सबको मिलेगा। ये अगर उन्हें मिलता है तो सबको मिलेगा ये एज रिलैक्सेशन। ज़रूरी नहीं है कि जिसने वहाँ उस टाइम पे फॉर्म भरा हो उसे ही मिलेगा। तो आप लोग विभाग के पास जाके भी अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। अगर वहाँ से कुछ होता है बहुत अच्छी बात है। मैं तो कामना ही करूँगी कि कोई सकारात्मक कार्यवाही आपके केस में हो।
जेबीटी राहुल कदमा, भाई जेबीटी वाला भी मैंने करना है, वो मैं करती हूँ। मेरे को थोड़ा समय दो इस हफ्ते, मेरे खुद के पर्सनल बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स पर कोई और भी तो नहीं बोलता, बीजेपी में दूसरों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, HSSC एस्पिरेंट। ब्रदर मैं तो बोल रही हूँ, मैं किसी और का वो नहीं कर सकती, क्या कहते हैं, जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं तो जितनी बार मुझे जहाँ बुलवाओगे मैं तो बोलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत अच्छे तरीके से लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हर एक चीज़ें जानती हूँ और उनके साथ ही मैं बोलती हूँ। जेई में फर्जी नंबर लिए सोशियो इकोनॉमिक के, जेई में क्यों, हर एक चीज़ में फर्जी नंबर लिए हैं बहुत ज़्यादा। मंजीत चौहान, धन्यवाद ब्रदर। जेई सिविल के लिए क्या कर सकते हैं, इसके प्रूफ कैसे मिल सकते हैं मयाश सिंह भाई? इसके प्रूफ के आरटीआई ही एक ज़रिया है कि आप कोई प्रूफ निकाल सकते हैं, इन्हीं के जवाबों से कुछ ना कुछ निकल पाए तो निकल पाए, अदरवाइज मुश्किल। सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स पे कोई और भी नहीं बोलता, क्या है ये, वोट का गेम खेलना है। जब आप सब कुछ जानते हो ये चीज़ कि ये वोट बैंक के लिए हुआ है, तो मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई? हम लोगों ने तो आवाज़ उठाते रहना है ना, गलत के खिलाफ बोलते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब आर चंडेला भाई, धन्यवाद धन्यवाद मोर भाई, धन्यवाद विजय वर्मा भाई। पीजीटी संस्कृत का मुझे ही बताना कोर्ट केस में अब क्या चल रहा है। कोर्ट केस आपने इसके लिए किया था, ये कह रहे थे कि इसकी भर्ती निकाल लेंगे, ये सब है, वो भी कुछ नहीं हुई। टीजीटी इंग्लिश का भी कुछ नहीं हुआ। बस ये वही है ना कि एक प्रोसेस में उलझा दो, 7 साल के लिए उलझे रहे, उसको वापस ले लो, विड्रॉ कर लो, और फिर उसके बाद नई प्रोसेस चला दो, उसमें उलझा के रखो, फिर वापस उसको ले लो। बताओ फॉर्म के पैसे और ये सब कुछ, इतना खर्चा, इतना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इतना वेस्ट हो रहा है। स्टेट एक्सचेकर का पैसा, पब्लिक मनी है जो ये वेस्ट हो रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी है? ही नहीं किसी की जवाबदेही। ये 200 बच्चे बाहर बैठे, 5 नंबर 10 नंबर जिनको मिलने चाहिए थे, जवाबदेही किसकी? हाई कोर्ट ने लिख दिया, कॉस्ट लगा दी, सब कुछ है, लेकिन वहाँ से भी जवाबदेही क्यों नहीं इनकी? बिल्कुल भी, ये ऐसे ही चलते रहेंगे, इनके ऊपर कोई जांच नहीं होनी। इन्होंने इतना बड़ा गपला कर दिया, इन्होंने 200 बच्चे कोई और घुसा रखे हैं, 200 बच्चे बाहर कर रखे हैं जिनको अंदर होना चाहिए था। कोई जवाब, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई बात नहीं, हम तो पूछेंगे। दीपक जियानी, ब्रदर सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मैं कैसे बंद करवा दूं? मैं कोई अथॉरिटी थोड़े हूँ ऑफिशियल, लेकिन ऐसा है कि मैं आवाज़ ज़रूर उठा सकती हूँ, वो मैं लगातार उठा रही हूँ ब्रदर। दीदी जिनके फादर रिटायर हो चुके हैं उनकी क्या गलती, कब तक सफ़र करेंगे? सचिन कौशिक भाई, ब्रदर ऐसा है कि यही चीज़ मैंने बार बार बोली है कि जिनके माँ बाप कभी नौकरी पे रहे हैं या कर रहे हैं, उनके बच्चों को सज़ा देने का मन बना चुकी है हरियाणा सरकार, और दे रही है। इसलिए इन अंकों में संशोधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन अंकों के लिए अभी भी मैंने 3 पेजेस का एक लेटर लिख के किसी को दिया है, और लगातार दे रही हूँ, मैं लगातार बोल रही हूँ, डेली मैं ईमेल डाल रही हूँ इसके लिए, डेली में जहाँ मैं मिलती हूँ मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलती हूँ कि सबसे बड़ा स्कैम हरियाणा में सोशियो इकोनॉमिक के अंक हैं, और ये हटेंगे भी, आप देखना, लगे रहने से हटेंगे, बार बार आवाज़ उठाने से हटेंगे। मेरिट का क्योंकि यहाँ कत्ल हो रहा है, मेरिट वाले बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाके लग रहे हैं? हरियाणा में जिन बच्चों का कुछ नहीं बचा वो बाहर जा के कर रहे हैं, सेंटर की जॉब कर रहे हैं, कुछ है। मेडिकल स्टूडेंट्स का यहाँ पे बुरा हाल हो चुका है, यहाँ पे हमें बॉन्ड साइन करने पड़ेंगे। यहाँ कोई बाहर मेडिकल का स्टूडेंट आना नहीं चाहता है। इतने बुरे हालात शिक्षा के, जेबीटीओ का हाल देख लो आप लोग, कितना बुरा उनके साथ हुआ। पीजीटीओ का देख लो, टीजीटी देख लो, एडवर्टाइज पे री एडवर्टाइज होती थी, री एडवर्टाइज, अरे री एडवर्टाइज ही चली जा रही है, आती ही नहीं उनकी वैकेंसीज। इसी के साथ ना एक पुलिस भर्ती, मेरे ख्याल 50 कैंडिडेट 2015 वाली भी कोई भर्ती है, उनके साथ भी ऐसा ही कोई मैटर है कि उनके नंबर नहीं जुड़े। कमाल की बात, 2015 वाले भी अब तक लड़ रहे हैं, उनके भी नंबर नहीं जुड़े। सिर्फ पुलिस भर्ती में इतने ज़्यादा झोल हैं। 3/2018 वालों के साथ 200 के करीब फादरलेस के जुड़े, बाकी ग्रेजुएशन एनसीसी के नहीं जुड़े। 2015 वाली में भी ये क्या कहते हैं, इनके नहीं जुड़े ग्रेजुएशन एनसीसी के नंबर, वो अब तक लड़ रहे हैं। अब पुलिस कमांडो विंग की आई है, तो जिन बच्चों से पहले फॉर्म भरवाए थे, बताओ फॉर्म क्यों भरवाते हैं? एक ज़रूरत होगी तभी तो भरवाते होंगे, भरवा के फिर कह देते हैं वैकेंसी कैंसिल।
तो फॉर्म भरवा के बस पैसे इकट्ठे करने हैं। ऐसे ही कह दो कि भाई हमने तो तुमसे इतने इतने पैसे लेने हैं, पहले इतने पैसे हमें दे दो, उसके बाद हम पेपर कराएंगे। तो जिसके बस का होगा वो पैसे दे देगा, जिसके बस का नहीं होगा नहीं देगा। और तारे पैसे इकट्ठे हो जाए ना, जब तुम्हें लगे कि हाँ अब हमारे पास अभी इतने पैसे इकट्ठे हो गए जितने का हमने टारगेट बना रखा था, उसके बाद ले लो एग्जाम। पर कितनी गलत चीजें हो रही हैं। एडवर्टीज करो, एग्जाम मत करवाओ, विड्रॉ कर लो, पैसे अपनी किटी में। ये कह दो HSSC से जाके ले आओ पैसे। HSSC से 100 रुपये लाने के लिए बच्चा दूर से वो बस का किराया भाड़ा भरेगा, वो लेके 100 रुपये लेके आएगा घर वापस। वाह, वेरी गुड, क्या बात है। जितनी आसानी से पैसे लेते हो बैंक अकाउंट के थ्रू, उतनी आसानी से उन्हीं के बैंक अकाउंट्स में क्यों नहीं डालते। उसके बाद पेपर भी करवा लो, एग्जाम भी करवा लो, रिजल्ट भी दे दो और लगाओ ना। जैसे PGT संस्कृत। सोनू सिंह भाई, बहुत अच्छा आपने बोला है कि अयोग्य लोग बैठे हैं सिस्टम में, और मुझे बोलते हुए कतई डर नहीं लग रहा। कोई मुझे 1% भी मुझे कोई वो नहीं है कि सिस्टम में इनएफिशिएंट लोग बैठे हैं। भर्ती सिस्टम में, खासकर भर्ती सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त इनएफिशिएंसीज है। RTI के जवाब नहीं देने, कोई पारदर्शिता नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना आता, पेपर नहीं बनाना आता, रिजल्ट नहीं देने आते। इनसे यही नहीं कंसोलिडेट हो रहे ये बच्चे, 194 बच्चे। इनका नोडल ऑफिसर इतने महीनों से बैठा हुआ, उससे अभी तक ये नहीं हुआ कि वो रिजल्ट दे सके। आप देख रहे हो इनएफिशिएंसी की पराकाष्ठा है ये, इनएफिशिएंसी की पराकाष्ठा। ऐसे लोग रिक्रूट करते हैं आगे हमारे सिस्टम में, और सरकारी अधिकारी तो जो जिनको रिक्रूट करते होंगे उनमें भी कितने इनएफिशिएंट को रिक्रूट करते होंगे। एक ट्विटर कैंपेन चला लो, यूनियन बिक चुकी है, हमारी उम्र निकल जाएगी, कब तक हटेंगे सोशियो इकोनॉमिक मार्ग। भाई इसका भी देखते हैं आगे, कभी करते हैं। मेरे एक्चुअली पर्सनली काफ़ी अभी काम चल रहे हैं, और मैं एक दिन सोच रही हूँ कि लाइव आ जाऊँ, सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, और जिन जिन के जो मुद्दे हैं ना उन पे बात करते हैं हम लोग, और हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के लिए क्या ट्विटर कैंपेन चलाएं, या पुलिस कमांडो वालों के लिए हम क्या कर सकते हैं, या PGT से मतलब क्या समाधान हम निकाल सकते हैं ना, हम यहाँ मिल के बैठ के निकालेंगे उस चीज़ का। ठीक है। परमजीत शिकार, आज 20 नंबर की वजह से SI में रह गया जी, हमें 1 नंबर भी नहीं मिल रहे। देखो SI वाली जो आज निकली है ना वैकेंसी, उसका भी मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। 20 अंक जो है ना, उसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक किसी भी हालत में। NCC के ग्रेजुएशन उन्होंने पर्टिकुलर एक एरिया में मांगी है, मान लो क्रिमिनोलॉजी है या फोरेंसिक है, वो SI जो सब इंस्पेक्टर है उनके एरिया का विषय है ना, उनके काम आएंगे आगे वो चीज़ें, तो वो उसके लिए अंक मान रहे हैं, उसको प्रेफरेंस देंगे, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ 10 अंक सोशियो इकोनॉमिक के ज़रूर चैलेंजेबल हैं। जय सोनी भाई, HSSC का स्तर रसातल में जा चुका है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, मैं पूर्णतः आपसे सहमत हूँ। मेरे ख्याल से हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अनिल नैन भाई, आरोही वाला भी हम लोग बात करेंगे, हम लोग एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं सारा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं आप सबसे दोबारा अनुरोध करूँगी कि फादरलेस बच्चे काफ़ी समय से अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये हम सब की ड्यूटी है। हम सबको ना एक्चुअली हम एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मैं यही कहूँगी। एक दूसरे की समझो, व्यथा समझो। कई सारे बड़े असंवेदनशील कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत असंवेदनशील। अभी मैंने जब ट्विटर पे जवाहर यादव जी को जवाब दिया था, तो दोबारा से IT सेल थोड़े टाइम के लिए एक्टिव हुआ और ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। तो वहाँ मैं देख रही थी कि कितने असंवेदनशील कमेंट्स, चलो मेरे लिए तो लिखते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ इन बच्चों के लिए लिख रखा था, उसके लिए भी इतना नीचे इतना घटिया कमेंट था जिसकी मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती हूँ। PGT संस्कृत वालों के लिए इतना घटिया कमेंट किसी ने कर रखा था, मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ। PTI वालों के लिए कर देता। अरे इतनी असंवेदनशीलता लाते कहाँ से हो? वो भी उतने ही दुखी हैं जितने आप हो, उनका भी रोज़गार छिन गया जैसे आपका छिन गया, वो भी रोज़गार की चाहत रखते हैं जैसे आप रखते हो, तो एक दूसरे का सहारा क्यों नहीं बनते? अपने लिए तो सब आवाज़ उठाते हैं, अपने भाई के लिए भी उठा दो जो साथ में कर रहा है, अपनी बहन के लिए भी उठा दो जो साथ में लगी हुई है बेचारी, जो कितनी सारी चीज़ों में। JBT वाली बहनें, सब ने मजाक उड़ा लिया JBT करके। आपको पता है हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा लड़कियों को JBT करवाते हैं। आपको पता है एकदम से बेचारों के सबके सपने टूट गए। इतना बड़ा एक लेटर लिख रखा है मेरी बहन ने, और मैं उसे सोच रही थी शेयर ना करूं, लेकिन अब मैं उसका लेटर शेयर करूंगी कल। मुझे पढ़ के इतना बुरा लग रहा था, इतना हद बुरा।
कभी ससुराल से गालियाँ, कभी कुछ है कभी कुछ है। हमने तो जेबीटी देख के भी आई थी, हमने के बेरा था कि तेरा कुछ भी नहीं हुआ है। उस बेचारी को पता था उसका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जीवन भर के ताने मिल गए। किसकी वजह से? क्या उसकी गलती थी? आपस में भाईचारा बढ़ाओ, आपस में एक दूसरे की व्यथा समझो, आपस में एक दूसरे का सहारा बनो। अगर उसकी उंगली में दर्द हो रहा है और तुम्हारी में नहीं हो रहा तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसके पट्टी बांधने की कोशिश करो, कर सकते हो तो। नहीं बांध सकते हो तो कम से कम आवाज़ लगाओ कि उसको दर्द हो रहा है। ऐसे एक दूसरे का सहारा बनोगे, बहुत अच्छा रहेगा। भाईचारा बढ़ाओ भाई। हाँ, आज हम अपनी भर्ती के लिए बोलते हैं, दूसरे के लिए ना बोल रहे हैं, तीसरे के लिए ना बोले, तो भर्ती सिस्टम किसका खराब हो रहा है? हमारा ही, हमारे प्रदेश का हो रहा है ना। आगे हमारे ही बच्चे सफ़र करेंगे ना, हमारे भाई बहन सफ़र करेंगे ना। तो क्यों ना हम सब एक दूसरे के लिए बोलते हैं। अरे एक रीट्वीट करने में क्या जाता है किसी और भाई का, एक लाइक करने में क्या जाता है किसी और भाई का, एक फेसबुक पोस्ट शेयर करने में क्या जाता है किसी और भाई का, अगर कोई लगा हुआ है तो। आप समझ रहे हो उस चीज़ को? प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करो, जहाँ आपको जेन्युइन लगता है हेल्प करो, उस चीज़ को एम्पलीफाई करो। हमने चीज़ें ठीक करनी है, हमें नहीं लेना बीजेपी कांग्रेस जजपा इनेलो। ये लोग तो सत्ताधारी हैं, सत्ताएं तो बदलती रहेंगी। आज बीजेपी कल कांग्रेस आ जाएगी, क्या चेंज होगा? हमने तो सिस्टम चेंज करना ना, हमारी लड़ाई तो सिस्टम के खिलाफ है ना, हमने तो सिस्टम का वो करना है ना। तो एक दूसरे का साथ दो, ठीक है? इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो सेशन नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।